जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने भी ग्रुप ए से पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया है तो आज की एक वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 में करीब 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए। ग्रुप ए 2024 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप आज की ये क्लास ले लेते हैं तो कम से कम 20 से भी अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जब लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो परिपथ में जो करंट फ्लो होता है, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका क्या होता है। यानी जब आपके घर में तमाम प्रकार की वायरिंग करी होती है, आपके बोर्ड लगे होते हैं, स्विचेस लगे होते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी भी सर्किट में, मान लीजिए आपका ये घर में एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में आपको हर एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। आपके घर में एक बोर्ड आया हुआ है जिसमें कि आपने कटिया फंसा करके या फिर हो सकता है मीटर आपने लगवाया हो, आपने दो वायर, एक फेज एक न्यूट्रल, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल, दो वायर आपने अपने बोर्ड में लगाया हुआ है। इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड में एक यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है 2 पिन का और एक आपका स्विच लगा हुआ है। इस प्रकार आप इससे एक बल्ब जो है, ठीक है, जला रहे हैं। एक आपके यहाँ पे लैंप लगा हुआ है, ठीक है, लैंप को हालांकि कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो ये लैंप जल रहा है। अब हुआ क्या, कंडीशन ये बनी कि आपके जो स्विच है ना, स्विच में 2 पिन होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, दोनों स्विच आपस में शॉर्ट हो गए। हालांकि स्विच के शॉर्ट होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका बल्ब जो है लगातार जलता रहता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में ये जो एक फेज वायर आया हुआ है और एक न्यूट्रल वायर आया हुआ है, दोनों वायर आपस में सट जाते हैं, उस कंडीशन में आपकी परिपथ जो है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहलाती है। तो इस शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो परिपथ होगी उसमें धारा जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो आपके परिपथ में रजिस्टेंस का जो मान है वो कम हो जाता है। रजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ये आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है अच्छे से। देखिए, आर से हम रजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि परिपथ में धारा क्या होगी। तो जब भी परिपथ में कभी शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है तो आपके ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या होता है, आप कहेंगे सर V = I/R। हालांकि ओम का जो नियम होता है वो आपका होता है I = V/R। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हालांकि अब इसको हम पक्षांतरण करके ये लिख दें या फिर ये लिख दें, दोनों वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं है। I = V/R से अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में आप देखेंगे तो लघु परिपथ की स्थिति में यानी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आपके परिपथ में जो करंट होगी ना वो पर्याप्त मात्रा में यानी मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो होती है। यहाँ पे अगर रजिस्टेंस का मान कम हो जाए तो आपके करंट का मान जो है वो अधिक हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में रजिस्टेंस का मान ही कम हो जाता है, इसीलिए करंट का मान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई नॉर्मली पूछे कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया आपके घर में, तो वहाँ पर जो वायर है उसमें करंट का मान कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर हाई करंट फ्लो होगा, यानी पर्याप्त मात्रा में उसमें करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। हालांकि आप ऑप्शन फिर मत जाइएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर B, C, D ये तभी जो है टाइप मिस्टेक हो गया है, दूसरे किसी क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन छप गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A और B, देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन हमको बता दें, फैराडे का जो नियम था, इन्होंने 2 नियम दिया था, ठीक है, और यहाँ पे फैराडे का नियम के अनुसार पूछा जाए तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा जो है वो सदैव ऐसी होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपसे उसका मेन जो फार्मूला है वो पूछा जाएगा, E = -kN d∅/dt। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। E = -kN d∅/dt। आपको ये फार्मूला नोट कर लेना है, याद कर लेना है। इस फार्मूले पे आपके जो है सीधे फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है। तो देखिए, विद्युत बल
यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वही आपके स्प्रिंग में जो बल संचित ऊर्जा होती है उस बल की बात करी जा रही है। यानी अगर कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग आपके पास है, अगर इस स्प्रिंग को आप दबाते हैं, इसको आप अगर दबा के रखते हैं तो इसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, पुनः अपनी, जैसे कि ये स्प्रिंग है, इसको आपने दबा दिया तो कुछ इस प्रकार से हो गया, लेकिन जैसे इसको आप छोड़ते हैं वो पुनः अपनी इस अवस्था में आ जाती है, यानी उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। तो ये जो होती है वो आपकी स्प्रिंग में यानी कमानी में संचित बल कहा जाता है। ये सभी जो है आपके एक प्रकार के संरक्षी बल हैं, लेकिन ये जो आपका घर्षण बल है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका संरक्षी बल के अंतर्गत नहीं आता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये प्रश्न छप सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को 1 जूल कब कहा जाता है? किसी कार्य को 1 जूल कार्य कब कहा जाएगा? जब 4 न्यूटन बल की किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर विस्थापित करता है, जब 2 न्यूटन बल की किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करता है, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित करता है, या फिर जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु को 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 4 न्यूटन का बल, आप जानते हैं बल यानी फोर्स जो है इसका मात्रक होता है न्यूटन, ये आप अच्छे से जानते हैं, और ये न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब किसी 4 न्यूटन का फोर्स यानी बल लगा करके आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी विस्थापित कर दे रहे हैं तो इसको 1 जूल कार्य कहा जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ये भी आपको नोट करना है। कार्य बराबर का फार्मूला होता है P बराबर W/T, P इज इक्वल टू W/T। ठीक है, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को क्या करते हैं हम, यहाँ पर P क्या है आपका सामर्थ्य यानी शक्ति है, यानी पावर भी आप कह सकते हैं। तो P इक्वल टू W/T, इस पर आपके छोटे से एक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आगे हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगला प्रश्न है, 2 सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण हो। देखिए ये क्वेश्चन सीधे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपको अगर आ रहा है तो 4 अंक आपके कंफर्म हो जाते हैं। 2 सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच कोण हो, उनके बीच जो एंगल है वो कितना होना चाहिए। तो 2 सदिशों के बीच परिणामी अधिकतम जब होगा जब उसके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, यानी 0 डिग्री का कोण उसके बीच बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंद परिपथ को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे A B C D। ठीक है, आपको बताना है कि अगर किसी परिपथ को बंद यानी क्लोज दिखाना है तो इसमें से कौन सा साइन आप यूज करेंगे। देखिए पहला साइन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहे हैं वायर जा रहा है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे स्विच लगा है, ये जो है आपका स्विच लगा हुआ है। तो क्या ये बंद परिपथ है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ये बंद परिपथ का साइन नहीं बल्कि ये ओपन परिपथ का साइन हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं हम, ये जो सेकंड बी ऑप्शन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, एक यहाँ पे वायर जा रहा है, बीच में यहाँ पर आपका दिखाया गया है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये बंद परिपथ का साइन है। आप कहेंगे सर ये भी बंद परिपथ का साइन नहीं है क्योंकि बीच में जो है यहाँ पर गैप दिख रहा है। अगर सी ऑप्शन में आ जाए आप तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक वायर गया हुआ है और यहाँ पे बीच में आपका जो स्विच है, जो कि स्विच इस ऑप्शन ए में ओपन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें जो स्विच है वो क्लोज दिखा रहा है। आपको यहाँ पर ऑप्शन सी जो दिख रहा है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन में अगर क्लोज सर्किट की बात की जाए, बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट, तो आपकी सर्किट क्लोज होगी तभी आपके परिपथ में धारा फ्लो होगी और आपके बल्ब या फिर जो भी युक्ति लग रही है वो कार्य करेगी। तो यहाँ पर एक अगर वायर यहाँ पे खींचा गया है सीधे, ठीक है, तो ये आपका बंद परिपथ दर्शाता है। यानी अगर एक बार कुछ इस प्रकार खींचा गया है और बीच में इसके गैप है, यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है तो ये स्विच है। इसी स्विच को अगर हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं यानी ऐसे कर देते हैं तो ये आपका क्लोज सर्किट कहलाता है और ये साइन जो है ये ओपन सर्किट का साइन कहलाता है। तो सीधे आपसे साइन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओपन सर्किट का साइन क्या है, क्लोज सर्किट का साइन क्या है, स्विच का साइन क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये हर साल आता है। सही संबंध आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पे आपको जो टी जैसा दिख रहा है कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा एक आइकन, ठीक है, ये जो है ये टी नहीं है बल्कि इसको हम बोलते हैं टाउ, इसको याद रखिएगा, इसे हम टाउ बोलते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, बी ऑप्शन में दिया गया आपको डी इज इक्वल टू एफ इंटू टाउ, ठीक है। इसके अलावा पी ऑप्शन में दिया, सी ऑप्शन में दिया गया है पी इक्वल टू एफ इंटू डी, डी ऑप्शन में दिया गया है टाउ इज इक्वल टू एफ माइनस डी। तो यहाँ पर सही जो संबंध है, सही जो सूत्र है पूछा गया है तो वो है आपका टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और आपको ठीक इसी फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि एक वस्तु है, एक वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर, एक वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, एक वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगाकर 5 मीटर
दूरी पर रख दिया जाता है। तो उसमें जो टाउ है यानी जो बल आघूर्ण है वो ज्ञात करिए। टाउ जो है वो बल आघूर्ण होता है, ठीक है, 5 मीटर दूरी पर। या फिर आपको डी का मान जो है डायरेक्टली दिया रहेगा वहाँ पे, तो आपको टाउ का मान निकालना लगा, तो आप उस कंडीशन में दोनों का तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पिछले प्रश्न से रिलेट करता हुआ है। पूछा गया है कि बल आघूर्ण, यानी अभी आपने पढ़ा टाउ जो था वो आपका बल आघूर्ण था, तो यहाँ पे आप टाउ ही ले लीजिए। बल आघूर्ण जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? बल आघूर्ण, आवेश, किया गया कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बल आघूर्ण यानी आपको प्रश्न में दिया गया आंसर, बल आघूर्ण को बल आघूर्णित कहेंगे। या फिर आपको ये दे सकता था कि बल आघूर्ण को किससे प्रतीक करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, तो टाउ से ही प्रदर्शित करते हैं बल आघूर्ण को, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता बल क्या है? उत्प्लावकता जो है वो क्या है? देखिए उत्प्लावकता जो है वह द्रव का वह गुण है, द्रव यानी पानी को ले लीजिए आप। तो उत्प्लावकता जो है वो पानी का या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिससे उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे देखिए आपने एक बाल्टी लिया, ठीक है, इस बाल्टी में आपने क्या किया, पानी भर दिया। इस बाल्टी में आपने ढेर सारा पानी भर लिया है। अब इसमें आप कोई बर्तन ले लीजिए छोटा सा, या फिर कटोरी ले लीजिए। इस कटोरी को इसमें आप डुबाने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि कटोरी इसमें आसानी से नहीं डूबता है, कटोरी जो है वो ऊपर तैरने का प्रयास करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें बल लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बल लगाते हैं कि पानी में उस कटोरी को डाल दें, तो वो जो कटोरी है वो पानी के अंदर चला जाता है और फिर वो ऊपर नहीं आ पाता है। तो लेकिन शुरू में जब आपने प्रयास किया इस बाल्टी पर जब आपने शुरू में प्रयास किया कि इसमें ये जो कटोरी है छोटी सी, यहाँ पे मैं कटोरी बना देता हूँ, इस कटोरी को जब आप इसमें डाल रहे हैं तो ये डूब नहीं रहा है, बल्कि इस पानी की सतह पर थोड़ा सा प्रेशर आपको लगाना पड़ रहा है। और जो आप प्रेशर लगा रहे हैं ये आपका पानी है, और इस पर आप ये कटोरी को डाल रहे हैं, तो ये कटोरी जब इस पर रख रहे हैं ना, तो ये पानी भी आपके ऊपर उल्टी दिशा में एक बल लगा रहा है। जैसे आप मग से नहाते हैं घर में, ठीक है, गिलास से नहाते हैं, तो गिलास क्या होता है, जब उससे आप पानी निकालने का प्रयास करते हैं अंदर हैं, तो पानी अपने आप उसमें नहीं भर जाता है, बल्कि पानी को आप उसमें डालते हैं बाल्टी में हाथ, तब निकलता है। तो आपको थोड़ा सा जो फोर्स है लगाना पड़ता है पानी को अंदर डालने के लिए। जैसे आपने अगर कुएं में कभी पानी निकाला हो, कुएं का इस्तेमाल किया हो, ठीक है, तो कुएं में जब आप पानी निकालना चाहते हैं, जब बाल्टी को डालते हैं रस्सी डोरी से बांध करके कुएं में, तो वो बाल्टी आसानी से उस पानी में डूबता नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी पानी उसमें ले करके या फिर बाल्टी को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ता है कि थोड़ी उसमें पानी आ जाए। फिर पानी को, उस बाल्टी को उस कुएं में 2-3 बार ऊपर ला करके पटकना पड़ता है, ताकि वो झटके से एक तरह से नीचे जाए, तो तब जाकर के उसमें पानी भर पाता है। तो सेम आप इससे समझ सकते हैं इस एग्जांपल से कि पानी भी आपके जो वस्तु ऊपर है उस पर एक फोर्स लगाता है, एक थोड़ा सा बल लगाता है, और इसी बल को हम कहते हैं क्या, उत्प्लावन बल, या फिर इसको तैरन बल भी कह सकते हैं आप हैं, ठीक है, यानी उसको तैराने का वस्तु को प्रयास करता है, ठीक है। और ये इसमें खास बात यह है कि यह जो बल है वो वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे कि उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्प्लावकता क्या है, तो ऊर्ध्वमुखी बल, इसको आप ऊर्ध्वमुखी बल भी कहते हैं। यानी कि आप किसी वस्तु को अगर फेंक दे रहे हैं पानी में, ठीक है, किसी वस्तु को अगर आप पानी भरे हुए तालाब में कुछ में फेंक दे रहे हैं, तो ये वस्तु नीचे नहीं डूब नहीं पाता है, बल्कि ये जो पानी की सतह है ना, इस पर तैरता है। और तैरता इसलिए क्योंकि ये जो पानी है ये भी उस वस्तु के ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, और इसी बल को हम कहते हैं ऊर्ध्वमुखी बल, ठीक है, यानी उसी के मुख के ऊपर वस्तु के विपरीत दिशा में एक बल लगा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूँ 81 नंबर क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठ लीजिए। आपको मैं 200% श्योरली के साथ बता रहा हूँ, आपके 8 अंक के 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से 200% आएंगे ही आएंगे। पहला तो ये आएगा और दूसरा मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा, ठीक है, और ज़रूर आएगा, वो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, हर साल आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ये वाला आता ही आता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिया गया है चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तुल्यांकी प्रतिरोध यानी आप कह सकते हैं इसका संपूर्ण प्रतिरोध, ए और बी के बीच में संपूर्ण प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इस प्रकार का एक डायग्राम दे देगा, आपको इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या होगा, पूर्ण प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ 2 ओम का जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओम का जुड़ा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में जब भी आपको कुछ इस प्रकार का सर्किट दिखे या फिर कुछ इस प्रकार का सर्किट दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है,
ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया। आपसे पूछ लिया ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पर बी दे देगा, आपको यहाँ पर दे देगा 5 ओम, यहाँ पर दे देगा 5 ओम। अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में दे सकता है, या फिर हो सकता है ऐसे दे दे, यहाँ पर रजिस्टेंस जोड़ दे, एक रजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे जोड़ दे। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि बताइए कि इस ए और बी के बीच में पूर्ण तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपसे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो यही है, अगर आपके दोनों रजिस्टेंस बराबर हैं, दोनों रजिस्टेंस बराबर हैं, तो किसी एक रजिस्टेंस का आधा कर दीजिए। यानी ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, यानी दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में आप 2 ओम का आधा कर दीजिए, यानी 1 ओम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए दो रजिस्टेंस जब समांतर में जुड़े हों, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रजिस्टेंस एक दूसरे के समांतर में यानी पैरेलल कंडीशन में जुड़े हुए हैं। अगर रजिस्टेंस ऐसे जुड़े होते, यानी एक रजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है और दूसरा जो रजिस्टेंस है वो एक रजिस्टेंस यहाँ पे और जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे मैं दूसरे क्रॉस यूज़ कर रहा हूँ। एक रजिस्टेंस देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक रजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दो रजिस्टेंस जब जुड़े हुए हैं सीरीज में यानी श्रृंखला में, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, 2 ओम का ये रजिस्टेंस है, 2 ओम का ये है, तो उस कंडीशन में आप दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 2 रजिस्टेंस ये 2 ये, यानी आपका 4 ओम, ये आपका उत्तर हो जाता है। लेकिन जब यही प्रतिरोध समांतर में जुड़ा होता है तो उसके लिए आप उसको जोड़ नहीं सकते, उसके लिए आपको पैरेलल कंडीशन का फार्मूला यूज करना होगा। रजिस्टेंस के पैरेलल कंडीशन में अगर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आप बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वही श्रेणी क्रम में r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, अगर आपने पिछली कक्षा में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पैरेलल कंडीशन में जब भी आपको क्वेश्चन देगा, अगर वैल्यू दोनों बराबर है तो आपको किसी एक वैल्यू का आधा कर देना है, न कि दोनों को जोड़ करके। ठीक है, हालांकि आप फार्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है। एच जेड जो है वो हर्ट्ज है, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी की मात्रक होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसका आशय क्या है। देखिए इसका आशय ये है कि इसमें आवृत्ति 3 साइकिल पर सेकंड है, 3 साइकिल पर सेकंड इसकी आवृत्ति है, और यही आपकी प्रत्यावर्ती धारा की 3 हर्ट्ज का आशय है, यानी मतलब है। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध क्या है। ओम का नियम क्या है, फार्मूले को आप भूल जाइए, आप फार्मूले को देखिए ही मत। आप जानते हैं कि ओम का जो नियम है वो है आपका V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है विभवांतर और धारा यानी करंट में आपको संबंध पूछा गया है। तो इस V बराबर आई इंटू आर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर विभवांतर V दिख रहा है और I यानी करंट यहाँ दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, अगर आप R को हटा दें तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो आप इस तरीके से साफ तौर पे कह सकते हैं कि V जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम का नियम होता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि R का संबंध V से क्या है, तो ये भी आपके एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर में अगर आप I इज इक्वल टू V/R भी कर दें, उस कंडीशन में भी I जो है वो V से प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर I और R का संबंध आपस में पूछ लिया जाए, यानी V बराबर I इंटू आर है, अगर I और R में संबंध क्या है तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी I इज इक्वल टू 1/R। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, यदि दो प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जब दो प्रतिरोधक जुड़े हुए हों तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ये हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार हो जाता है। ये आप जानते हैं, इसे आप आगे चल करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे समांतर हो जाता श्रेणी क्रम की जगह पर तो वहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपसे श्रेणी क्रम पूछा गया है तो आप लगाएंगे सी ऑप्शन, तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का मान होगा,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर बाई आर टी, आई स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर बाई टी। यहाँ पे आपको ए बी सी डी 4 जो ऑप्शन है वो शो हो रहे होंगे। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का जो मान है वो क्या होगा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मान आई स्क्वायर यहाँ पे आर टी होगा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का जो मान होगा वो आपका आई स्क्वायर आर टी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टी रहेगा, यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ठीक है। हाँ ध्यान समझिएगा, 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक यानी रजिस्टिव तार एक है, ठीक है, प्रतिरोधिक तार है। तार को 12 वोल्ट 12 वोल्ट के साथ, यहाँ पे 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में ऊर्जा जो है वो क्या होगी, आपने अभी देखा ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला W इज इक्वल टू, एनर्जी को हम इसे लिख रहे हैं W से, आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला आपने अभी के अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया गया था। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर W आपको ज्ञात करना है, आई का मान आपको दिया गया है कितना 3.5, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। W इज इक्वल टू आई का मान कितना दिया गया है 3.5 एम्पियर, क्योंकि आई स्क्वायर है तो 3.5 इंटू 3.5 लिखेंगे, इंटू आर का मान दिया कितना है, आर का रजिस्टेंस का मान यहाँ पे दिया गया है। तो आप कहेंगे सर रजिस्टेंस का मान तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, आई स्क्वायर का मान हो गया है, इंटू आर इंटू टी है। तो आई स्क्वायर हमने कर लिया, ठीक है, और टी जो है इसको वैल्यू को रखने से पहले देखेंगे आप, तो आई का जो मान टी का जो मान है यानी समय जो है वो 2 मिनट दिया गया है, इसको हमें सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट जो होता है उसमें 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट है तो इसलिए आपका 120 सेकेंड इसमें हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब तार में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको तार में ऊर्जा ज्ञात करना है, तो तार में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप वही फार्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। तार में जो प्रवाहित ऊर्जा है उसको याद करने के लिए W इक्वल टू वी आई टी का आप यूज करेंगे। तो W इक्वल टू V का मान यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट रख दीजिए, इंटू आई वी आई टी, तो आई का मान दिया गया है 3.5 एम्पियर, करंट का मान दिया गया है, इंटू टी का मान दिया गया है 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो W इक्वल टू जब आप इसको गुणा करेंगे सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50400 आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3.5 है तो एक अंक पे आपका दशमलव लग जाएगा, यानी आपकी जो टोटल ऊर्जा होगी तार में वो 5040 यानी 5040 आ जाएगी। यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। बस आपको भी इक्वल टू आपको बस एक फार्मूला यूज करना है, W इक्वल टू भी इंटू आई इंटू टी। सेम इसी फार्मूले पर आपको यूज करना है। आपको भी की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई है और आई की वैल्यू भी प्रश्न में दे दिया गया है। जैसे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, हालांकि इस पर हमने आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है पिछली क्लास में। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से अगर आप देखेंगे तो कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर है। कूलाम जो होता है वो किसका मात्रक होता है, क्या आपको पता है? आप कहेंगे सर जो आपका Q है यानी आवेश है इसी का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, कूलाम। वहीं आई यानी करंट का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर करंट जो है उसका मात्रक एम्पियर होता है। वहीं टी यानी समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर कूलाम पर सेकेंड है यानी Q बाई टी करना होगा हमें। तो आई इज इक्वल टू निकालेंगे तो Q बाई टी हो जाएगा, यानी यहाँ पे Q का मात्रक कूलाम और टी का मात्रक सेकेंड, यानी कूलाम पर सेकेंड हमारा बन गया। कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर है, तो वो धारा के यानी एम्पियर के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो उर्वरक के रूप में यानी खाद्य के रूप में, आपके खेतों में जो खाद के रूप में उपयोग होते हैं बहुत प्रकार के, तो उसमें कौन सा ऐसा है जो कि खाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको अमोनियम सल्फेट दिख रहा है, अमोनियम सल्फेट यानी NH4SO
NaOH ये आपका फार्मूला होगा। अमोनियम सल्फेट जो है वो उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फास्फेट जो है ये सभी आपके प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको ये तो याद होना चाहिए, साथ साथ आपको ये चारों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। 88 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत यानी इनफाइनाइट पर बनता है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होगी। देखिए दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है इसको ज्ञात करने का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे पूछा जाता है, जो कि आगे हम आपको सॉल्व कराएंगे। जब प्रतिबिंब अनंत पर यानी इनफाइनाइट पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होगी। एक चीज़ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, जो आवर्धन क्षमता है इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको स्मॉल m भी दिख जाएगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, M से डिनोट करते हैं आवर्धन क्षमता को। देखिए अगर दूरदर्शी के लिए बात करें तो जो आवर्धन क्षमता है इसका फार्मूला होता है M इज इक्वल टू -K FO/FE। अब आप पूछेंगे सर FO और E क्या है। देखिए O और E जो है वो आपके लेंस को दर्शाते हैं, ठीक है। तो M इज इक्वल टू -FO/FE जो है इस फार्मूले का आप यूज करते हैं, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को ज्ञात करते हैं। तो M इज इक्वल टू -FO/FE इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, आगे आपको इस पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिलने वाले हैं। देखिए वह कोण जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है वो कोण क्या कहलाता है। वह कोण हो जो वह एंगल जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है तो वो हमें क्या कहलाता है। देखिए कोई वस्तु हमें जब दिखाई कब पड़ती है, जब वो सही एंगल पर, सही कोण पर आपके आँख के जो रेटिना है उस पर पड़ती है उसकी किरण, तभी वो वस्तु हमें शो होता है, दिखाई देता है। तो वो जो कोण होता है वो दर्शन कोण आप उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन कोण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में शर्करा का घुल जाना निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल रिएक्शन कौन सा इसमें है। आपके परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, इसको आप नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। एक आपका होता है भौतिक परिवर्तन, एक आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पूछा गया है इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन है। देखिए जल में शर्करा यानी चीनी का घुल जाना, तो क्या है रासायनिक परिवर्तन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्यों। देखिए ऐसे परिवर्तन जिसको हम पुनः उसी कंडीशन में प्राप्त कर सकें, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर ए, जल में शर्करा का घुल जाना या चीनी का घुल जाना। आपने जल में चीनी को घोल दिया, लेकिन आप जल को फिर से अगर गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्प बन करके पानी उड़ जाता है और आपको फिर से चीनी प्राप्त हो जाता है। वहीं सेकेंड ऑप्शन बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना जो है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कैसे? देखिए आपने फ्रिज में बर्फ़ को रखा, बर्फ़ जो है वो जम गया, लेकिन जब आप बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो फिर से पानी बन जाता है। अगर आप उस पानी को फिर से फ्रिज में रख दें तो वो फिर से बर्फ़ बन जाता है। इसीलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। क्रिस्टलन की क्रिया ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है दूध का खट्टा हो जाना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? देखिए दूध में आप अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया को मिला दें जो कि आपस में किण्वन की क्रिया कर करके, उसको कहते हैं किण्वन की क्रिया, ठीक है। किण्वन कर करके आपस में वो दही का निर्माण होता है, और ये दूध से जो दही का बनना है वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप दही से पुनः दूध जो है वो नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। डी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका एग्जांपल एक और है, जैसे कि आपने कोयले को जला दिया, ठीक है, कोयले का जलना। तो अगर आपने कोयले को जला दिया, कोयले को क्या किया, बर्न किया आपने, जलने के बाद कोयले को आपने जला दिया, कोयले के जलने के बाद क्या होगा, ये आपका राख बन जाता है, और इसे आप फिर से जो है कोयला बना सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये भी आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 200% गारंटी के साथ आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान या फिर अम्लीय विलयन का पीएच मान, इसको याद करने का बहुत ही बेसिक ट्रिक है। ट्रिक ये है, जब आप जानते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं कि ये विलयन जो है वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर इस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है क्या, अम्लीय। 7 से कम होने पर, 7 से अगर कम हो जाता है किसी भी विलयन का पीएच मान तो वो अम्लीय हो जाता है। 7 से अधिक हो रहा है तो वो आपका हो जाता है क्षारीय, ठीक है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए अम्लीय पहले आ रहा है, फिर उदासीन आ रहा है, फिर क्षारीय आ रहा है। यानी अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो आपका उदासीन होता है, ठीक है, यानी ना वो खट्टा लगेगा ना वो
क्षारीय लगेगा। लेकिन जैसे ही उसका विलयन मान 7 से कम होता है तो वो आपका अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, इस प्रश्न को अगर आप पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो ज़रूर से लेकर आ जाइए, क्योंकि इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए 1% भी सीरियस लेते हैं एग्जाम को, 1% भी सीरियस है कि हाँ एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना ही है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाने वाला हूँ। इस प्रश्न को अगर समझ गए तो आपके 4 अंक बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। ये जो प्रश्न है वो इसमें थोड़ा लॉगरिथम यानी लॉग फंक्शन का यूज होने वाला है, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक क्वेश्चन इससे कंफर्म होता है। हालांकि 2 भी आ सकते हैं लेकिन एक तो कंफर्म ही रहता है। पूछा गया है एक विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो दिया गया है 2 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर। इसका मात्रक है विलयन का पीएच मान क्या होगा। विलयन का पीएच मान आपको ज्ञात करना है। देखिए पीएच मान का सबसे पहले फार्मूला में लिख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। पीएच मान बराबर होता है, पीएच बराबर आपका होता है माइनस के लॉग कोष्टक में H+ आयन की सांद्रता। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को सभी लोग नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या है एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पीएच मान बराबर, आपको पीएच याद करना है तो पीएच बराबर होता है, माइनस का चिन्ह आगे होता है, फिर उसके बाद आपका होता है माइनस के लॉग होता है, और फिर उसके बाद कोष्टक में होता है H+ आयन की सांद्रता, जो कि आपको प्रश्न में दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा, हमेशा एक कंडीशन में, ठीक है। सेम इसी फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब देखिए पीएच मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे विलयन की सांद्रता जो हमें प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया सर, 2.0 × 10⁻8 मोल पर लीटर, ये प्रश्न में दिया गया है। हमको पीएच मान ज्ञात करना है तो पीएच यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पीएच मान बराबर माइनस के लॉग कोष्टक में H+ आयन की सांद्रता कितनी दी है, 2 × 10⁻⁸। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए माइनस में लॉग m × n बराबर क्या होता है, लॉग m × n बराबर होता है लॉग m + log n। देखिए आपने ये फार्मूला नोट किया होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। लॉग m × n बराबर आपका होता है log m + log n, ठीक है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के, आपका माइनस तो रहेगा ही, माइनस के यहाँ पे हम माइनस के आगे कोष्टक लगा लेते हैं, यानी माइनस के पहले माइनस को हम बाहर कर देते हैं और एक बड़ा सा कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। माइनस को हम बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, इस लॉग का सबसे पहले 2 के साथ गुणा होगा तो लिखेंगे log 2। एक से ध्यान रखिएगा, लॉग का हमेशा जो आधार होता है वो 10 होता है, ठीक है। हालांकि इसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, log 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया मैंने log m × n बराबर, ये देखिए m × n मानी ये दोनों गुणा में है ना, m एक वैल्यू है 2 और n जो एक वैल्यू है वो 10⁻⁸ है। तो m × n है तो इसको हम m + n के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो log m, ठीक है, ये हो गया, प्लस log n। तो log n की वैल्यू कितना है, log n की वैल्यू है आप कहेंगे सर 10⁻⁸। देखिए इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है 10⁸ यानी log m⁻n, ये log m⁻n के रूप में है कि नहीं है। जैसे कि जो आपका log 10⁻⁸ है, ठीक है, ये आपका फॉर्म किस है, log m⁻n, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन रहा है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल बन रहा है, उसी रूप में लिखा हुआ है। तो log m⁻n को हम लिख सकते हैं n log m, log m⁻n को हम लिख सकते हैं n log m। तो सेम इसी प्रकार ये जो आपका log 10⁻⁸ है ना, इसको हम लिखेंगे माइनस के log 10 माइनस के 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस के 8 log, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ना। तो सेम यही काम कर रहे हैं हम, pH बराबर माइनस के log 2 और फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक था, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस के log 8, यहाँ पे log 10 हुआ, 8 log 10। देखिए माइनस के 8 log 10 था हमारा, ये इतना हमने कर लिया था। अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करना होता है, सभी को याद करना होता है, या चाहे हम हो चाहे आप हो, सबको याद करना है। log 2 की जो वैल्यू है वो आपको याद करनी होती है, log 4 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू को डायरेक्ट रखा जाता है, इसको निकालने का कोई मेथड नहीं होता है। देखिए अगर log 2 की बात कर लें तो log 2 का जो मान होता है वो होता है 0.3010,
0.3010। अब यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे -8 ऑलरेडी था, माइनस के 8 लिख देंगे केवल, ये आपका हो गया। अब आप कहेंगे सर log 10 कहाँ गया? देखिए log 10 जो है इसका मान होता है 1, और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माइनस के दशमलव लगाएंगे 30 10, माइनस घटाना इसमें आपको कितना है 8। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। इसको जब आप इसमें घटाएंगे तो आपका वैल्यू जो है सॉल्व करने पर कितना आएगा। तो जब इसको आप इसमें घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा, देखिए जो माइनस था ना, ये माइनस पहले ही था, बाहर था, ठीक है। जब इस माइनस को अंदर आप गुणा करते हैं, अगर आप पेन और कॉपी पर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 30 10 तो रहेगा, लेकिन ये वाला जो माइनस है ना वो +10 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और जब इसको आप घटाएंगे तो आपका माइनस वैल्यू आएगा, क्यों? क्योंकि 8 आपका बड़ा है। तो आपका सॉल्व करने पड़ेगा माइनस के 7.699, माइनस के 7.699। और क्योंकि ये आपका माइनस पहले ही आगे से था तो आपका ये पॉजिटिव में आ जाएगा, इसकी वैल्यू को कभी भी नेगेटिव में नहीं लेते हैं। तो 7.699 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ तक तो आपने समझ लिया। आपको कुछ चीज़ मैं नोट करा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है। सेम इसी प्रकार log अगर 4 का मान आपसे कोई पूछे तो जस्ट इसका दूना 0.6020, यहाँ पे 30 10 था, 30 10 का डबल 60 20 हो जाता है। वहीं अगर log 1 का मान पूछा कोई जाए तो log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। और वहीं log 10 का जो मान होता है, अगर log यहाँ पे 10 हो जाए तो log 10 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। तो ये 4 वैल्यू को याद रखिए, इससे ज़्यादा एग्जाम आपसे एग्जाम में एग्जामिनर नहीं पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा भी डाउट होगा तो आप इसको एक बार रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? नौसादर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो नौसादर जो है इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम जो है वो है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म को बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? देखिए क्लोरोफार्म जो है ये एक ऐसा यौगिक है जिसको सूंघने से बेहोशी भी आ जाती है। क्लोरोफार्म अगर आप सूंघ ले तो आप कुछ समय के लिए बेहोश हो सकते हैं। क्लोरोफार्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CaOCl2, इसको विरंजक चूड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरंजक चूड़। तो क्लोरोफार्म जो है इसका निर्माण किया जाता है विरंजक चूड़ की सहायता से, रिएक्शन करा करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु यानी मोनोटॉमिक तत्व नहीं है? देखिए कापर, हीलियम, बेरियम, ये सभी आपके एक परमाणु यानी मोनोटॉमिक तत्व हैं, लेकिन जो आपका आयोडीन है, आयोडीन जो है ये आपका मोनोटॉमिक तत्व नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया था, डोलोमाइट का सूत्र क्या है? डोलोमाइट जो है इसका सूत्र आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो देखिए डोलोमाइट जो है इसका जो सूत्र है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट इसका आंसर है वो आपका है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MgCO3 इंटू CaCO3। यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये डोलोमाइट का सूत्र है। क्या है? डोलोमाइट का ये सूत्र है। अगर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे कि CaMgCO3 का ट्वाइस, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं या फिर इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। डोलोमाइट का सूत्र ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टी कौन सी है? देखिए धातु के निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण में यानी जैसे कि आप लोहे को ले लीजिए, ठीक है, कॉपर को ले लीजिए, सोने को ले लीजिए, चांदी को ले लीजिए, इन सभी की जो प्राप्त किए जाते हैं खादानों से या फिर खुदाई में, ठीक है, जैसे ही प्राप्त किए जाते हैं तो ये शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं सोना जो है वो रखा होता है ढेर सारा और इसको हम क्या कर लेते हैं, सोना जो है ढेर सारा रखा रहता है और इसको जाकर के हम दुकान में बेचने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। सोना जो होता है वो किसी पत्थर में या फिर किसी खादान में खुदाई करने पर चूड़ के रूप में, बारीक महीन एकदम चूड़ के रूप में मिलता है। इसको शुद्धिकरण किया जाता है, इसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। हो सकता है कि लोहा, कॉपर, सोना एक आपस में मिले हमें प्राप्त हों, ठीक है। तो इसका निष्कर्षण किया जाता है। इसके निष्कर्षण की तमाम सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं।
ठीक है। तो इसमें आपकी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहले जो धातु मिला हुआ है उसका भर्जन किया जाता है, उसके बाद निस्तापन की क्रिया होती है, प्रगलन की क्रिया होती है, शुद्धिकरण की क्रिया में कई सारे इसमें प्रोग्रेस जो है आते हैं, प्रोसेस इसके हैं। ठीक है। तो पूछा गया है कि प्रगलन के लिए जो प्रगलन की क्रिया की जाती है इसमें कौन सी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो याद रखिएगा, प्रगलन यहाँ पे प से स्टार्ट हो रहा है प्रगलन, और प से आपका स्टार्ट हो रहा है परावर्तनी भट्टी। तो परावर्तनी भट्टी का प्रयोग किया जाता है आपके प्रगलन के प्रोसेस में। धातु के निष्कर्षण में प्रगलन की क्रिया जो है वो परावर्तनी भट्टी में संपूर्ण कराई जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2024 की ग्रुप ए के छात्रों की फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आपको किसी भी चैनल से कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स, पेड कोर्स लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमने यहाँ पे वादा किया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम से पहले टोटल 30 क्लासेज आपको हम देंगे, जिसमें कि 20 क्लासेज फिजिक्स और केमिस्ट्री की होंगी और 10 आपके मैथमेटिक्स क्लासेज होंगी। अगर आप इन 30 क्लासेस को रेगुलरली ले लेते हैं, अच्छे से नोट्स प्रॉपर्ली बना करके क्लासेज ले लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, तो आप 200% गारंटी के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर्ली क्लासेस को लेते हैं, रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन को अपने से खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो चलिए ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है, इसके बाद आपको क्लासेस आगे मिलती रहेंगी। 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से धातु मल का सूत्र क्या है? निम्न में से धातु मल का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फाइड, सी ऑप्शन है आपका कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, डी आपका है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो यहाँ पे निम्न में से धातु मल का जो सूत्र है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी CaSiO3 जो है ये आपका धातु मल का सूत्र है। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्लास में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।